नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेन तक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ट्रेन तक यूट्यूब चैनल पे 1 जनवरी 2022 से क्लास की शुरुआत हो जाएगी। तो आज है 1 जनवरी 2022 और आज से हम लोग क्लास को शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल प्रारंभ से हम लोग। तो जैसा कि रूटीन हम लोगों ने देखा था कि किस दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस की शुरुआत से बिल्कुल बेसिक्स हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे। यदि आप लोग पहले से कुछ जानते हो तो अच्छी बात है, यदि आप कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल जीरो से आप लोग शुरू कर रहे हैं, तो सिर्फ जीरो से जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये शुरुआत की वीडियो है, बाकी आप लोग भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज जानेंगे साइंस से जुड़ी हुई। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरीके के बेहतर से बेहतर वीडियो आते रहें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विज्ञान है क्या, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी, तभी हम लोग साइंस पढ़ेंगे। साइंस के अलग अलग चीज यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, तो सबके बारे में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर से जरूर देखें। आप लोग जानते हैं कि भौतिकी विज्ञान जगत की परिघटनाओं, प्रक्रियाओं, पदार्थों एवं उनके गुणों के संबंध में परीक्षणों द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। भौतिक जगत से हमारा तात्पर्य उस संसार से है जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। विज्ञान इसी भौतिक जगत की परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता समझने हेतु किया जाने वाला सुव्यवस्थित प्रयास है, जिसमें इस प्रकार अर्जित ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं के भविष्य कथन, संशोधन एवं नियंत्रण के लिए किया जाता है। जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, उसी के आधार पर अन्वेषण करना, प्रयोग करना एवं भविष्यवाणी करना, जो भी कुछ करते हैं उसे ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। यदि परिभाषा के रूप में इसे समझें तो वास्तविक अनुभवों या फिर प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों के तार्किक विश्लेषण द्वारा विकसित हुए सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो ठीक है सब कुछ। विज्ञान को अलग अलग चीज से समझने के लिए विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला किस भाग बांटा गया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इन 3 अलग अलग विज्ञान में आखिर बांटने की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि आप लोग जानते हैं यदि कोई भी चीज बहुत बड़ी हो तो उसे समझ पाना, इसके बारे में जान पाना बहुत आसान है। इसे एक और अलग तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक काम इतना बड़ा, और ये यदि अकेले किसी इंसान को करने के लिए दे दिया जाए तो इसमें काफी समय लग जाएंगे। वही यदि इस काम को अलग अलग भागों में बांट दिया जाए कि इतना काम किसी और को करना है, इतना काम किसी और को, इतना काम किसी और को, इतना काम किसी और को, तो वो काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे। इसी प्रकार विज्ञान को यदि सभी जितने भी ये टॉपिक अलग अलग हैं, इस सभी को यदि एक में ही सम्मिलित कर दिया जाता तो विज्ञान को पढ़ पाना बहुत ही कठिन होता है। इस वजह से इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला प्राकृतिक विज्ञान, यानी कि नेचुरल नंबर या फिर नेचुरल साइंस कहते हैं इसे। यहाँ पे नंबर हो गया, यहाँ पे साइंस है। ठीक है, साइंस है यहाँ पे साइंस, नेचुरल साइंस। औपचारिक विज्ञान यानी कि फॉर्मल साइंस। सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। तो इन 3 में से विभाजित किया गया है सबसे पहले। अब इनमें भी अलग अलग तीनों की शाखाएं हैं। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं क्या क्या, भौतिकी विज्ञान यानी कि फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स। उसके बाद केमिस्ट्री, ठीक है, रसायन विज्ञान। इसमें फिर आते हैं जीव विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान के अंदर क्या क्या चीज आते हैं, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ये एक टॉपिक अलग हो गया। औपचारिक विज्ञान के अंदर क्या क्या आते हैं, तो गणित और लॉजिक, जो हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं, ये 2 अलग अलग टॉपिक हो गए हैं। इसके बाद सामाजिक विज्ञान में आते हैं मानव व्यवहार और समाज शास्त्र, जो आप लोग पढ़ते हैं। तो ये अलग अलग इसे विभाजित किया गया है ताकि आसानी से इसे पढ़ा जा सके और समझा जा सके। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक विज्ञान के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक विज्ञान क्या है, तो प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो प्राकृतिक परिघटनाओं का विवरण, व्याख्या एवं भविष्य कथन, अवलोकन एवं अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर करती है, प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। असल में विज्ञान शब्द का प्रयोग प्रायः प्राकृतिक विज्ञानों के लिए ही किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान के लिए ही विज्ञान का उपयोग किया जाता है, विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान को मुख्यतः, प्राकृतिक विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग
भौतिकी विज्ञान के बारे में देखते हैं। भौतिकी विज्ञान क्या है? सबसे शुरुआत हम लोग कर रहे हैं भौतिकी विज्ञान से, बाकी और धीरे धीरे आगे हम लोग भौतिकी के बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिर बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। डिवाइस यहाँ पे सब कुछ शेड्यूल तैयार किए गए हैं, वो सब आप लोग देख सकते हैं। शेड्यूल किस दिन क्या पढ़ाई किए जाएंगे ये सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग भौतिकी विज्ञान से। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को प्रारंभ। यहाँ से बिल्कुल भौतिकी विज्ञान की बिल्कुल बेसिक हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स जो शब्द है यह लिया गया है कहाँ से? तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये पेन टैब अभी नया खरीदा गया है, इस वजह से इस पर थोड़ा हाथ बैठने में थोड़ा समय लगेगा ताकि मैं फास्ट लिख सकूं, क्योंकि लिखते लिखते मैं कभी कभी स्पेलिंग भूल जाता हूं, क्योंकि ये कॉपी पेन नहीं है, बोर्ड नहीं जिसपे कि प्रैक्टिस किया हुआ है। छोटा सा मेरे पास पेन टैब है, इसमें मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ लिखने का। तो फिजिक्स फिजिक्स शब्द जो है यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? फिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति या फिर प्राकृतिक चीजें। फिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति या फिर प्राकृतिक चीजें। फिजिक्स का ये अर्थ होता है प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन एवं विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। जैसे कि हम लोग माने पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा न्यूटन घर से बाहर गए हुए थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सेब नीचे टूट के गिरा उसके पास में, तो वो दिमाग लगाने लगे कि आखिर ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, तो ये नीचे ही क्यों आया? ये गुरुत्वाकर्षण बल की अभिव्यक्ति है। इस वजह से कोई भी चीज जब टूटती है तो वो पृथ्वी पर गिरने की परिघटना में गुरुत्वाकर्षण बल की अभिव्यक्ति होती है। तो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही ऊपर कोई भी चीज वो नीचे आती है गिर के। अध्ययन की सुविधाओं के लिए भौतिकी की अलग अलग शाखाएं तैयार की गई ताकि भौतिकी को और आसानी से समझा जा सके। तो ये क्या क्या चीज है? यहाँ पे यांत्रिकी इसमें एक अलग कर दिया गया ताकि पढ़ने में अध्ययन करने में आसानी हो। तरंग गति, प्रकाशिकी, आधुनिक भौतिकी, उष्मा, ध्वनि, विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व, इन सभी को अलग अलग भागों में अलग अलग चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया ताकि इसे पढ़ने में और ज्यादा आसानी हो। भौतिकी का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि भौतिकी में जिन परिघटनाओं, वस्तुओं या फिर पदार्थों की अध्ययन की जाती है उसके भौतिक गुणों को भौतिक राशियों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तक तो सब कुछ सही था, अब ये भौतिक राशियां नहीं क्या आ गई? भौतिक राशियां इसे यहाँ पे पहले लिखते हैं, भौतिक राशियां, ठीक है, राशियां, भौतिक राशियां, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी, अभी यहाँ पे मेरा राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, ये धीरे धीरे सुधर जाएगा प्रैक्टिस करते करते। तो भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, किसी द्रव की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? किसी द्रव की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। अब भौतिक राशियां भी दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशियां भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशियां, और दूसरा होता है सदिश राशियां, सदिश राशियां। अब अदिश राशियां और सदिश राशियां क्या है? अदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वह अदिश राशियां कहलाती है। इन राशियों के साथ कोई भी दिशा नहीं होती, जैसा कि आप लोग नाम से देख सकते हैं अदिश राशि, जिसके लिए किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं है, इसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशियों को सामान्य बीजगणित विधि से जोड़ा जा सकता है और ये जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है, जैसे कि द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति, ये सभी क्या है? ये सभी अदिश राशि हैं। अब कोई भी शक्ति लग रहा है तो इसके लिए कोई राशियां नहीं है, ये अदिश राशि है। दूरी का कोई दिशा नहीं है तो इसके लिए भी अदिश राशियां, इसे हम लोग कहते हैं। वही बात करें हम लोग सदिश राशि की,
तो सदिश राशियां क्या है? सदिश राशि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। गणितीय क्रियाओं में सदिश राशियों के परिमाण और दिशा दोनों को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी पता चल पाएगा कि ये अदिश राशियां है, ये फिर सदिश राशियां। सदिश राशियां जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती है, जस्ट अपोजिट है अदिश राशियों का, जस्ट अपोजिट है सदिश राशियां। जैसे कि वेग, बल, संवेग, विस्थापन, ये सभी सदिश राशियां। वेग किस और वेग लगाया जा रहा है तो इसमें दिशा के बिना नहीं जाना जा सकता है। विस्थापन, बल, संवेग, ये सभी आते हैं किसके अंतर्गत? तो ये सभी आते हैं सदिश राशियां के अंतर्गत। जैसे कि मान लीजिए वेग, वेग ही है तो वेग अब कहाँ वेग लगाया जा रहा है? तो 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, ये सब जानना जरूरी होता है, तभी आप लोग जान सकते हैं कि वेग किधर लगाया जा रहा है। तो इसके लिए राशि, सदिश राशियां यानी कि दिशा होना बहुत जरूरी है कि किस तरफ ये फोर्स लगाया जा रहा है, किस तरफ ये वेग प्रवाहित की जा रही है। जैसे कि वेग के लिए 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड पूर्व की ओर, या फिर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, बल लगाया जा रहा है 5 न्यूटन नीचे की ओर लगाया जा रहा है बल, या फिर ऊपर की ओर। तो ये सब में दिशा आवश्यक है। इस प्रकार इससे हम लोग अदिश राशि और सदिश राशि कहते हैं। अभी तक आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, चलिए आगे आपको हम यहाँ पे समझाते हैं टेबल के माध्यम से। तो अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशि और सदिश राशि डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि चाल अदिश राशि है या फिर सदिश राशि, या फिर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि इनमें से कौन सी अदिश राशियां हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इन सभी से ही क्वेश्चन पूछे जाते ज़्यादातर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अदिश राशियां कौन कौन सी है। तो अदिश राशियां दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा और दाब, ये सभी अदिश राशियां हैं। यदि आप इसे याद रख लेते हैं तो इससे डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। डायरेक्टली अदिश राशि और सदिश राशि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग यदि प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, पिछले सेट को आप लोग देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, तो उसमें अदिश राशि और सदिश राशि से जुड़ी हुई एक नए क्वेश्चन आपको जरूरी देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सदिश राशियां कौन कौन सी है। तो सदिश राशि कौन कौन सी है? विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, वजन या फिर भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा का घनत्व, ये सभी क्या है? ये सभी हैं सदिश राशियां। भौतिक राशियों का एक अन्य वर्गीकरण मूल राशियां एवं व्युत्पन्न राशियों के रूप में किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं मापन की इकाई में। इसके बाद इसके पहले हम लोग जान लेते हैं मूल राशियां। मूल राशियां क्या है? अब यहाँ पर दो चीज और नए निकल के आए हैं। पहला मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। मूल राशि यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा है व्युत्पन्न राशि यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम लोग मूल राशि जानते हैं कि मूल राशि क्या है। तो वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हैं उन्हें मूल राशि कहते हैं या मूल राशियां कहलाती है। जैसे कि दूरी, समय, द्रव्यमान, ये सभी क्या हो जाते हैं? ये सभी मूल राशियां हैं। वही बात कर हम लोग व्युत्पन्न राशि की, तो वे भौतिक राशियां जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर है उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, वह व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। जैसे कि चाल, ये दूरी और समय पर निर्भर करता है, तो बिना यदि दूरी और समय मालूम ना हो तो चाल के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो ये हमेशा दो पर निर्भर रहता है, इस प्रकार से एक या दो पर निर्भर रहता है, इस प्रकार से इसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और मूल राशियां क्या है? वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हैं, मूल राशियां कहलाती है। जैसे कि दूरी लंबाई पे है, इसी प्रकार समय, द्रव्यमान, ये सभी मूल राशियां हैं। तो ये दोनों भी आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं मापन की इकाई पर। मापन की इकाइयां क्या है? अब तो सबसे पहले हम लोग मापन समझते हैं मेजरमेंट। सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए दो तथ्यों का ज्ञान आवश्यक है। सबसे पहला आंकिक यानी कि नंबरिकल वैल्यू, और दूसरा है मात्रक या फिर इकाई जिससे कि यूनिट। यदि आप नहीं समझे कोई बात नहीं, अभी आपको समझाते हैं। यदि किसी पात्र में रखे पानी की मात्रा को मापना है, मान लीजिए यहाँ पर एक गिलास है या फिर एक बर्तन है, इसमें पानी रखा हुआ है, तो आप लोग अब इसकी मात्रा को कैसे मापेंगे? इसके मापने के लिए भी कुछ तो इकाई होनी चाहिए, इसके मापन के लिए भी कुछ यूनिट्स होने चाहिए,
तो अब हम इसके भार को जानना चाहते हैं, तो भार का आंकिक मान मात्रक के साथ प्रयोग करेंगे। अब हम जान रहे हैं यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 5 लीटर मान लीजिए इसमें पानी है, तो 5 लीटर साथ में हमें लिखना होगा, या फिर 5 किलोग्राम लिखना होगा। 5 किलोग्राम लिखना होगा, तभी मालूम चल पाएगा इसमें कितना पानी है। सिर्फ यदि यहाँ पे 5 लिख दें तो इसका वैल्यू पता नहीं चल पाएगा। इस प्रकार यदि किसी पात्र में रखे पानी की मात्रा को मापना है और हम इसका भार जानना चाहते हैं, तो भार का आंकिक मान मात्रक के साथ प्रयोग करेंगे। जैसे कि 5 किलोग्राम, किलोग्राम जो है या क्या हो गया, ये मात्रक हो गया, इसे ही मात्रक कहते हैं। वहीं यदि पानी का आयतन जानना है तो आयतन का आंकिक मान मात्रक के साथ प्रयोग, तो जैसे कि 5 लीटर, तो ये क्या हो गया, मात्रक मान, आंकिक मान। तो ये सब चीज आप लोग ध्यान जरूर रखें मेजरमेंट में, ये क्या है, मापन। मात्रक की बात करते हैं अब। तो मात्रक किसी भौतिक राशि को मापने के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को इकाई या फिर मात्रक कहा जाता है। भौतिक राशियों के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर तथा उन्हें भिन्न नाम देकर संबंधित राशियों के मात्रकों का निर्माण किया गया है। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। अब ये 2 प्रकार के कौन कौन से मात्रक आ गए हैं। पहला होता है मूल मात्रक। तो सबसे पहले हम लोग मूल मात्रक को समझते हैं, मूल मात्रक। इसके बाद होता है दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या है? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि लंबाई का मात्रक क्या है, ये कभी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लंबाई का मात्रक क्या है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर। समय का मात्रक क्या है, तो समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इस प्रकार से मूल मात्रक किसे कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स इसे कहते हैं। और चलिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल से समझाते हैं भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में। अब जानते हैं भौतिक राशियों की विमाएं क्या होती है। भौतिक राशियों की विमाएं, किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों या फिर घातांकों को कहते हैं जिनमें या फिर जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियां पर चढ़ाना पड़ता है। किसी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या उसकी विमाओं द्वारा की जाती है। मूल राशियों के विमीय सूत्र स्वतंत्र रूप से निर्धारित किए गए हैं तथा व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र मूल राशियों के घातकों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। मूल राशियों एवं उनके विमीय सूत्र के बारे में हम जाने तो लंबाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है L का, द्रव्यमान M, ज्योति तीव्रता CD, समय के लिए T, ताप के लिए K, विद्युत धारा के लिए A और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। यह इसका विमीय सूत्र है। इसका प्रयोग किया जाता है मूल राशियां एवं यह है उनके विमीय सूत्र। इसके बाद आते हैं व्युत्पन्न मात्रक पे। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं या फिर ये किससे प्राप्त होते हैं और इसकी परिभाषा क्या है। वे मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं या इनसे निगमित किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं या फिर वह व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए समझे तो बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। इसी प्रकार कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग सभी और टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वीडियो में शॉर्ट ही रखूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं, ताकि आप लोग आसानी से देख सके और ज़्यादा बोर भी ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसमें कैप्चर करने वाले इसमें मात्रक और पद्धतियाँ, मापक यंत्र और उनके अनुप्रयोग और महत्वपूर्ण मात्रक और इकाई के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लास में देखने वाले। साइंस के जब नेक्स्ट क्लास होंगे उसमें हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे, इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपके मन में कोई सवाल हो और चाहते हैं कुछ सुझाव देना तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स को अवश्य देखा जाएगा और रिप्लाई भी जरूर से जरूर किया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।